सर एक सबसे बड़ा बदलाव जो इतने सालों में दिखाई दे रहा है, जो केवल इस इलेक्शन में दिखाई दिया, आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी, जो सबसे बड़ा बदलाव इसी फौल्ता सीट पर दिखाई दिया वो ये कि वहां के पत्रकार बताते रहे कि हिम्मत नहीं होती थी हिंदुओं की बाहर आने की, हिम्मत नहीं होती थी हिंदुओं की, अनंत जी, की वो बाहर आकर अपनी बात रख सके। उन्हें डर लगता था कि अगर अपनी बात रख दी, कैमरे के सामने आ गए, अगर हंगामा खड़ा कर दिया तो उनकी जान पर बन आएगी। आज 200 ही सही वो संख्या, लेकिन कम से कम बाहर तो आ रहे हैं इस विश्वास के साथ कि कोई उनकी सुनवाई होगी, वरना तो इतने सालों तक शायद सुनवाई भी नहीं हो रही होती। मीनाक्षी जी, ये कोई नई बात नहीं है, तो पूरे बंगाल की स्थिति थी इस चुनाव के पहले। मतलब कमोबेश पूरे बंगाल में यही स्थिति थी। हिंदुओं को वोट देने से डर तो लगता ही था ना। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट देने घर से नहीं निकलते थे। हमने ये देखा है ना, कौन सा एक मंडल होता था उधर शांति निकेतन के तरफ, उसका जो खौफ था वो उसके कारण मतलब क्या होता था कि लोगों को घर में सुबह कह दिया जाता था कि भाई आप वोट डालने नहीं जाएंगे, आप अगर वोट डालने जाएंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसका नतीजा क्या होता था कि लोग वहां वोट ही नहीं डालने जाते थे। इस बार पहली बार 1972 के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक भयमुक्त वातावरण दिया, जिसके कारण सभी लोग मतलब ड्यू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू हुआ। मुझे लगता है इसके पहले 1972 के पहले जो भी चुनाव होते होंगे, लेकिन 72 में सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, वहां से जो हिंसा की शुरुआत हुई, उसको उस लीगेसी को लेफ्ट पार्टी ने आगे बढ़ाया, उस लीगेसी को ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया। अब पहली बार मुझे लगता है जाके कि इस चुनाव में, इस विधानसभा 2026 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से चुनाव की को कंडक्ट किया गया है वो काबिले तारीफ है। और इसलिए आज हिंदुओं में ये हिम्मत आई है कि वो जाकर वोट डाल सके। हम समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को क्या बंगाल में पूरी तरह लागू होने दिया गया? मीनाक्षी जी, ये सोचिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन अगर इस देश में बहुत संख्यक हिंदुओं को नहीं वोट डालने दिया जा सकता है, तो आप स्थिति की भयावह होने की कल्पना कर सकती हैं। नहीं, कल्पना तो मैं क्या करूं सर, जो मैं बयान आ रहे हैं उसी को देखकर हैरान हूं कि वहां के लड़के कह रहे हैं कि 150-200 लड़कों को तो वोट डालने नहीं दिया गया, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया गया, और जहां पर वोट डालने के लिए गए भी वहां पर बीजेपी के नाम के आगे टेप लगा हुआ था। आज ये जितने पैरामिलिट्री के फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, ये हमेशा थोड़ी ना तैनात रहेंगे सर। एक बार फिर से रीपोलिंग होने वाली है, एक फिर से यहाँ पर चुनाव होगा, फिर नतीजे आएंगे। वो तो कॉन्फिडेंस के साथ अभिषेक बैनर्जी कह ही रहे हैं ना कि एक नहीं 10 जन्म लग जाएंगे ज्ञानेश कुमार को, डंके की चोट पर वो कह रहे हैं। ये मॉडल काम कैसे करता है, फिर दर्शकों को ये मैं समझाती हूँ। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए, बेंगलुरु में बैठे हुए, किसी महानगर में आप है ना, तो आप ये दर्द समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वहां जो फाल्ता में वोटर है, उसका दर्द और उसका डर क्या है, वो आपको इस सिस्टम से समझ में आएगा। चुनाव आयोग को पहले तो फाल्ता में घालमेल मिला और उसकी हैरान करने वाली डिटेल सामने आई। इलेक्शन कमीशन को यह इंफॉर्मेशन मिली कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, और एक नहीं कई जगह पर 30 पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की खबर आई। असली वोटर जो है उन्हें तो वोट देने से रोक लिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, और डरा धमका के कईयों का तो वोट डलवाया गया। विरोध जब किया गया तो कई हिंदुओं के घरों पर हमला भी हुआ, और यही नहीं, ईवीएम में बीजेपी के सिंबल के सामने काला टेप चिपका दिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया, दिलेरी उस व्यक्ति की भी। अब खैर वो व्यक्ति दिलेरी ना दिखाए तो क्या करे, जो खुद प्रत्याशी है वो तो दिखाएगा ही, उसके सहयोगी तो दिखाएंगे ही। रिपोर्ट में ये बताया गया कि कुछ संदिग्ध लोग बैलेट यूनिट के बटनों पर इत्र लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, स्याही लगा रहे हैं, ताकि वोटिंग के बाद ये पता चल सके कि किसने किस उम्मीदवार को वोट दिया। और चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के वीडियो टेप को भी जब खंगाला, उसे देखा, पढ़ा, समझा, तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। कई वोटिंग सेंटर पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो लंबे समय तक के गैप में दिखाई दे रही है। मान लीजिए 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और सीधा 12 बजे से आपको रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। बीच में 3 घंटे क्या हुआ, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं, कोई जानकारी नहीं। स्टोरेज चिप्स या तो खाली हैं या उनमें किसी और चुनाव की फुटेज दिखाई दे रही है।
वोटिंग के सबसे बिजी आवर की तो रिकॉर्डिंग ही गायब है। अच्छा, कंपेनियन वोटिंग यानी कि किसी और की मदद से वोट डालना, नियम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा बिना इजाजत के लोगों का वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना, पोलिंग अधिकारियों का वोटर्स को निर्देश देना या फिर बूथ में घुस जाना, एक साथ कई लोगों का वोट डालने के लिए पहुंच जाना, जिससे गोपनीयता के नियम का भी टूटना तय है। फौल्ता में वोटिंग वाले दिन कुछ लोग तो बार बार अंदर आकर वोटिंग में दखल अंदाजी कर रहे थे या फिर खुद वोट डाल रहे थे, और अलग अलग पहचान के नाम पर फर्जी वोटिंग भी हुई और अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब अधिकारियों को भी इस बात का तो डर होगा ना दत्ता जी कि आज जो वो वहां पर बैठे हुए हैं या जो पोलिंग एजेंट्स बीजेपी के भी वहां पर मौजूद हों। हालांकि मेरे सोर्सेस तो दत्ता जी ये भी बता रहे हैं कि फौल्ता में तो ऐसा माहौल है डर का कि बीजेपी के तो पोलिंग एजेंट्स भी वहां के पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं थे। वो तो जब प्रत्याशी जा रहे थे अलग अलग पोलिंग बूथ पर, तब उन्हें पता चला कि भाई इतनी इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, और फिर जब वीडियो टेप्स खंगाले गए तब भी समझ में आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं समझता हूं कि फाल्ता की तरह बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे पोलिंग एजेंट, विपक्ष के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, या फिर जो लोग बैठे भी हैं उन लोगों को मार के भगा दिया गया। और पिछले बार तो बहुत हुआ था, इस बार छिटपुट घटनाएं हैं इस तरह के, पर फिर भी हुआ है इस तरह की चीजें। छिटपुट इसलिए है क्योंकि जिस तरह का सख्त प्रबंध इलेक्शन कमीशन ने किया है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिस हिसाब से छावनी की तरह निगरानी रही है, उसके चलते ये गुंडा वाहिनी या फिर आपका ये रोहिंग्या वाहिनी इस तरह का काम नहीं कर पाए।